बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं भारत 24। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। आज बात उस विषय की जिस पर पूरी दुनिया की निगाह है, बात बांग्लादेश की, जहां पर अराजकता की आग फैली है। चारों तरफ लूट आगजनी की तस्वीरें हैं। पीएम शेख हसीना को कुर्सी छोड़कर भागना पड़ा। पीएम हाउस पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा है। सैन्य शासन के बादल मंडरा रहे। भारत के लिए सुरक्षा चिंताएं गहरी हुई हैं। सवाल यह है कि बांग्लादेश में अस्थिरता और अराजकता का विलन आखिरकार है कौन? क्या सिर्फ रिजर्वेशन इसकी वजह है या फिर विदेशी ताकतें इसके लिए जिम्मेदार हैं? क्या ये चीन का फैलाया हुआ जाल है या फिर आईएसआई की चाल, या फिर सुपर पावर अमेरिका के इशारे पर शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किया गया? इन तमाम विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। वर्ल्ड कॉन्क्लेव में हमारे साथ तमाम मेहमान भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ मौसमी सचदेवा फॉरेन एक्सपर्ट के तौर पर मौजूद है, ब्रिगेडियर रिटायर्ड शारतेंदु डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। मैं आप दोनों का स्वागत करती हूं, लेकिन सबसे पहले एक बड़ी खबर, उसके बाद चर्चा की शुरुआत। बड़ी खबर गाजियाबाद से, जहां पर हिंडन एयरबेस पर हलचल देखने को मिल रही है। 2 वीआईपी गाड़ियां एयरबेस से बाहर निकली हैं, तो ये बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। अगर हम बात करें तो यहीं पर, क्योंकि इस वक्त शेख हसीना की मौजूदगी है। हालांकि जो सेना का हेलीकॉप्टर शेख हसीना को लेकर के यहां पर पहुंचा, वो आज सुबह 9 बजे उड़ान भर चुका है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि सेना के जो 7 अधिकारी आए थे शेख हसीना के साथ, उनकी यहां से रवानगी हुई है। लेकिन इसी बीच ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर जो वीआईपी गाड़ी हैं वो यहां पर पहुंची। हिंडन एयरबेस की तस्वीरें हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं, जहां पर पहुंची थी हिंडन एयरबेस से निकली गाड़ियां, ये आप देख सकते हैं। और दोनों वीआईपी गाड़ियां हैं, 2 वीआईपी गाड़ियां एयरबेस से बाहर निकली। अब क्योंकि हलचलें बहुत तेज है, और इससे पहले आपको याद होगा कि एनएसए अजीत डोभाल भी पहुंचे थे, बीते रोज मुलाकात हुई थी। लेकिन आज के दिन की ये तस्वीरें, जहां पर ये 2 गाड़ियां जो कि पहुंचती हैं, और इसमें आपको नजर आएगा कि हमारा जो राष्ट्रीय चिन्ह है वो इन गाड़ियों में आपको नजर आएगा। और अक्सर ये जो गाड़ियां हैं ये उन लोगों की होती हैं जो कि बड़े पद पर काबिज हैं। अब देखना बहुत ज़्यादा अहम होगा कि आखिरकार क्या कुछ बातें निकल करके सामने आती हैं इस गाड़ी से, क्या कोई अधिकारी यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इसके अलावा आगे कैसी तस्वीर सामने आती है वो देखना होगा। लेकिन ये देखिए, ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर अशोक चिन्ह आपको यहाँ पर नजर आएगा इन गाड़ियों में। और ये जो गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पहुंची और बाहर निकलने की तस्वीरें। लेकिन 10 बड़े अपडेट क्या कुछ है वो बहुत जल्दी के साथ जान लीजिए। बांग्लादेश मुद्दे पर भारत में सर्वदलीय बैठक हुई। पीएमओ की बांग्लादेश के हालात पर निगाहें हैं। बैठक में शेख हसीना पर कोई फैसला नहीं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी। शेख हसीना के हेलीकॉप्टर को वापस भेजा गया। बांग्लादेश की पूर्व पीएम खालिदा जिया की रिहाई का आदेश मिला है। बांग्लादेश में आर्मी चीफ की बड़ी बैठक हुई। बांग्लादेश भारत सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई। बांग्लादेश से सटे इलाकों में हाई अलर्ट जारी है। असम बॉर्डर पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई। भारत बांग्लादेश के बीच आयात निर्यात बंद हो चुका है। ये 10 बड़े अपडेट हैं, क्योंकि बीते रोज जिस तरीके से बड़ी घटना घटी, उसके बाद कई तरह के सवाल हैं जो कि बांग्लादेश को लेकर के उठते हुए नजर आए। और अब तक के जो 10 बड़े अपडेट हैं, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश में जहां पर इस वक्त किस तरीके से माहौल बना हुआ है, किस तरीके से उपद्रवियों का बवाल सड़कों पर देखने को मिल रहा है। पूरा का पूरा देश इस वक्त आग की लपटों में जलता हुआ नजर आ रहा है। वो प्रदर्शनकारी जो कि कभी हमने देखा कि शेख हसीना के आवास पर पहुंच गए, प्रधानमंत्री आवास पर उन्होंने जाके बवाल काटा। पार्लियामेंट के भीतर की तस्वीर सामने आई। फिर खबर ये भी आई कि एक जेल में बाकायदा वहां पर तोड़ फोड़ की गई है, और जो वहां पर कैदी बंद थे, दरअसल वो वहां से भाग निकले। कुछ बड़ी बातें आप ये समझ लीजिए। बांग्लादेश का धार्मिक समीकरण क्या कहता है? 90% वहां पर मुसलमान की आबादी है, ये आपको समीकरण बता रहे हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात है कि जो वहां पर हिंदू हैं वो वहां पर अल्पसंख्यक हैं, उनकी जो संख्या है वो 9% है। आप सोचिए कि बांग्लादेश में इस वक्त अल्पसंख्यकों के सामने किस तरीके से संशय की स्थिति, और सबसे बड़ी बात है डर का भाव भी पैदा हो रहा है। ये बांग्लादेश का धार्मिक समीकरण है, और ये इस ओर इशारा करता है कि इस वक्त जो हालात हैं, जो वहां पर भारी हिंसा हो रही है, उसमें दरअसल जो हिंदू हैं, हिंदुओं को वहां पर मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है। और इसी वजह से लोगों में एक डर का भाव है, क्योंकि अगर वहां की बात करें तो वहां पर बड़ी संख्या में मुस्लिम आबादी है, और केवल जो बांग्लादेश की अगर हम बात करें, केवल 9% वहां पर हिंदू हैं। शेख हसीना जब थी तो वहां पर उनको माना जाता था, और उनकी पार्टी अवामी लीग को माना जाता था कि वो हिंदुओं के हित में फैसले लेती है। इस वजह से कई मरतबा उनके अपने देश में उनकी आलोचना भी हुई। लेकिन अब
उन हिंदुओं के सामने भी सवाल है और एक खतरे का भाव है। दो खास मेहमान हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शायद दूसरा मैं आपके पास आना चाहूंगी और यही सवाल कि इस वक्त बांग्लादेश में जो हो रहा है, शेख हसीना वहां से निकल करके भारत आती हैं, वहां पर हिंडन एयरबेस में उनकी मौजूदगी है। कहा यह भी गया कि सर्वदलीय बैठक हुई, सर्वदलीय बैठक में तमाम रणनीतियों पर बात हुई है। लेकिन अब इस पूरे हालात को सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे जस्टिफाई करेंगे, क्या बताएंगे? देखिए, इस समय जो हालात हैं बांग्लादेश के वो बहुत ही चिंताजनक हैं। हिंदुस्तान पूरी तरीके से अलर्ट है, सजग है, चीजों को बहुत ही क्लोजली मॉनिटर कर रहा है। ऑल पार्टी मीटिंग भी हुई है, साथ में अजीत डोभाल हिंडन बेस गए, शेख हसीना से मिले और जयशंकर ने ऑल पार्टी मीट में सबको ब्रीफ किया जो सिचुएशन है। जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस हैं जो बॉर्डर पे हैं बांग्लादेश के, वो हाई अलर्ट पे हैं। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट का सीमा और बांग्लादेश की सीमा जो वेस्ट बंगाल से लगती है, इन सभी पे अलर्ट जारी है। देखिए, हमारी सीमाओं का जो दायरा वो 4096 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर उनसे लगता है। तो लिहाजा हमें ये चिंता का विषय है, क्योंकि जब इस तरीके की एट्रॉसिटी, इस तरीके के अराजक तत्व सड़कों पे आ जाते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, हिंसा करते हैं, सरकारी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, और ये इस मास लेवल पे है जिससे कि तकरीबन 4 से 5 लाख लोग सड़कों पे हैं, तो हमारे सिक्योरिटी कंसर्न बढ़ जाते हैं। वहां एक माइनॉरिटी कम्युनिटी भी है और तमाम तरीके के हिंदू और मंदिर पर जिस तरीके से हमले हुए, एस्कॉन टेम्पल का आपने जिक्र किया, ये चिंता का विषय है। और हमारा जो सबसे बड़ा कंसर्न है, हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसी देश सौहार्दपूर्ण वातावरण रहे, स्टेबिलिटी रहे, पीस रहे, लेकिन पूरा जियो पॉलिटिक्स, ये जो रीजन है उसमें तमाम तरीके की तब्दीली आ रही है। ये हिंदुस्तान के लिए चिंता का विषय है। कौन से एलिमेंट हैं जिन्होंने अवामी लीग और शेख हसीना को अपदस्थ किया? ये स्टूडेंट तो नहीं थे। स्टूडेंट का जो एजिटेशन था 30% रिजर्वेशन के खिलाफ था, वो सुप्रीम कोर्ट ने चेंज कर दिया। स्टूडेंट एजिटेशन की आड़ में आईएसआई बहुत एग्रेसिव है। क्या हो सकता है चाइना का इसमें इंटरफेयर हो? चाइना का एक इंटरेस्ट है, आईएसआई का एक इंटरेस्ट है। 1971 से पहले और आज तक ये मानना पड़ेगा कि बांग्लादेश में आईएसआई का इंटरफेरेंस है। ग्रास रूट लेवल पे वो ऑपरेट करते हैं, हमेशा एंटी इंडियन सेंटिमेंट बहुत एक बढ़ावा अहम देते पहलू हैं। बताया, और ये भी क्योंकि सवाल है कि आखिरकार इसके पीछे कौन है, किसने पर्दे के पीछे ये पूरा खेल खेला। हम आगे इस पर जरूर बात करेंगे, लेकिन मौसमी मैं आपके पास आना चाहूंगी। और अभी जो सिचुएशन है, भारत का रुख क्या हो सकता है? क्योंकि ऐसा पहली मर्तबा नहीं है जब शेख हसीना को इस तरीके से शरण देने की बात कही गई हो। तमाम जो कयास लगाए जा रहे हैं, उससे पहले भी जहाँ तक मुझे पता है वो ये कि जब मुजीबुर रहमान के साथ ऐसा हुआ था, तभी शेख हसीना यहाँ पर आई थी और उनके परिवार को शरण दी गई और वो कई साल तक अपने पति और बच्चों के साथ भारत में रही। लेकिन इस बार जो परिस्थिति बनी हुई है और खासतौर पर अंतर्राष्ट्रीय हालात जो बने हुए हैं, उसमें आपको क्या लगता है कि भारत की भूमिका किस तरीके से शेख हसीना को लेकर के, बांग्लादेश को लेकर के हो सकती है? देखिए, अभी ये बिल्कुल अनसर्टेन है और कहीं ये सेंसिटिव एक्चुअली सिचुएशन हो गया है, क्योंकि भारत ने जो पहले किया था अभी वो कर पाएंगे कि नहीं, क्योंकि जैसे ही हसीना जी अभी हमारे पास ही है, बिकॉज कहीं और से उनको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला है, वो कहाँ रहेगी। और इसी बीच में ये एक रीजन है कि आप अगर बांग्लादेश में अभी सिनेरियो देखो, एंटी इंडिया मूवमेंट एक शुरू हो गया, क्योंकि बहुत लोग ये भी नारे लगा रहे हैं कि हसीना मतलब हसीना जी इंडिया में ठहरे हुए हैं, तो उनके यहाँ रहने से बांग्लादेश में जो एंटी इंडिया मूवमेंट स्टार्ट हुआ है और माइनॉरिटीज के ऊपर जो अत्याचार हुआ है, वो एक बहुत ही चिंता की विषय है, और जिससे आप देखोगे भारत के ऊपर प्रभाव पड़ेंगे, क्योंकि अभी रेफ्यूजीज का प्रॉब्लम बढ़ सकता है। क्या भारत रेफ्यूजीज को रोक पाएंगे? अगर वो आए और उसमें अगर आईएसआई सिंपैथाइजर्स घुस गए, क्या इस सिचुएशन को कंट्रोल कर पाएंगे? क्योंकि हमें ये भी पता है वो जेल से कैदी भी भाग चुके हैं। सो ये अनकंट्रोलेबल एक सिचुएशन हो रखा है बांग्लादेश में, और ये देखा जा रहा है कि हसीना जी को लॉन्ग स्टे अगर इंडिया में परमिट कर दिया गया है, ये एक सिचुएशन जो है एग्रावेट हो सकता है, वहां पे फ्लेयर अप होके इंडिया में भी हो सकता है। लेकिन और एक बात है, बोला जाता है नो साइट नो फाइट, तो ऐसा भी हो सकता है कि इंडिया वेट भी करे चीजों को, मामलों को थोड़ा कंट्रोल में आ जाए और धीरे धीरे हसीना जी पिक्चर से ही उनको पिक्चर से हटाया जाए या उनका पिक्चर फेड किया जाए। सो ये भी हो सकता है कि इंडिया में रहे, लेकिन इस तरीके से रहे
उनका बिल्कुल ही पिक्चर हटाया जाए, और जैसे मैंने कहा नो साइट नो फाइट। और उनके बेटे ने जैसे आज मॉर्निंग में बेटे ने अपने स्पीच में कहा है कि शी विल नॉट रिटर्न टू बांग्लादेश। सो उनके बेटे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पॉलिटिक्स में भी नहीं जाएगी वापस। अब वो चाह रही है और उनके बेटे भी चाह रहे हैं कि वो अपने पोते अपने बच्चों के साथ टाइम वो करे। लेकिन अभी ये ये बहुत सोच की बात है कि कहाँ जाएगी। जब तक नहीं जाएगी तब तक इंडिया में ही रहेंगे, क्योंकि आप अगर लंदन में देखो, यूके में एंटी इमिग्रेशन ही प्रोटेस्ट चल रहा है। क्या वहां पे वो अलाउ अभी इस वक्त क्या यूके अलाउ और यही कहा भी जा रहा है मौसमी कि है। ब्रिटेन से अभी तक अनुमति नहीं मिली, और दूसरी बात ये भी कही जा रही है कि हो सकता है वो फिनलैंड की तरफ से जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि भारत सरकार भी इसको लेकर के पूरी तरीके से रणनीतियां भी बनाती हुई, और इसको लेकर के लगातार बैठकें भी हो रही है, भारत का अगला कदम क्या होगा। लेकिन ये बहुत सेंसिटिव मसला, और इसी को लेकर के भारत सरकार हर एक पहलू पर विचार कर रही है। लेकिन ब्रिगेडियर शारतेंदु, आपके पास आते हुए और इसी सवाल के साथ, क्योंकि जब बांग्लादेश में घटना घटी, अब ये कोई पहली मर्तबा नहीं है जब बांग्लादेश में किसी विरोध की खबरें सामने आई हों। शेख हसीना शायद उसको भाप नहीं पाई होंगी, या फिर वो जानती होंगी कि ऐसे हालात वहां पर बन रहे हैं। दूसरा सवाल ये कि इसके पीछे कौन है? क्या ये अमेरिका हो सकता है, वो अमेरिका जिसने चुनाव को लेकर के, हालांकि बांग्लादेश में जो चुनाव हुए थे उस पर कई सारे सवाल भी उठे कि विपक्ष कहाँ था, लेकिन अमेरिका की तरफ से जो हाल में जो पॉलिसी बांग्लादेश को लेकर के अख्तियार की गई। दूसरा अहम विषय है चीन, और वो इसीलिए भी क्योंकि भारत के जितने पड़ोसी मुल्क हैं, श्रीलंका से लेकर के अफगानिस्तान, इसके अलावा अगर हम पाकिस्तान की बात कर ले, हम नेपाल की बात कर ले, चीन की जो दखल अंदाजी है वो जिस तरीके से बढ़ रही है, ये हमारे लिए, भारत के लिए कितना चुनौतीपूर्ण है? देखिए, सबसे पहले तो मैं उस सिचुएशन को, कैसे ये सिचुएशन डेवलप हुई, कहाँ शेख हसीना मात खा गई। एक्चुअली इसकी शुरुआत जनवरी में जब वहां आम इलेक्शन हुए और एक सिंगल पार्टी ने, अवामी लीग ने ही इलेक्शन लड़ा, बाकी सारी छोटी मोटी पार्टी थी। बीएनपी जो मेजर अपोजिशन था, उनके जो हेड हैं खालिदा जिया, उनको जेल में रखा और उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। और इस तरीके का वन साइडेड इलेक्शन हुआ जिसमें पूरी तरीके से अवामी लीग का डोमिनेंस रहा और वो पावर पे आए। ये उस समय से शिमरिंग शुरू हुई, और इसका अंत देखिए स्टूडेंट एजिटेशन से हुआ। स्टूडेंट एजिटेशन में 30% जब आप रिजर्वेशन की बात कर रहे थे तो लोगों को अंदेशा हुआ कि अवामी लीग के नुमाइंदों को इससे फायदा हो रहा है, वो सत्ता में जा रहे हैं। एक तरफ अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा था, करप्शन बहुत ज्यादा था, और शेख हसीना जो है अब चाइना के प्रेशर और अमेरिका के प्रेशर में कहीं ना कहीं आते जा रही थी। लिहाजा उनका इंटरनल इस तरीके के शिमरिंग से ध्यान हटा, और छोटा नेशन है, छोटी इकॉनमी है, लिहाजा चाइना की विजिट पे गई, वहां विजिट को कट शॉर्ट करके वापस आए, और इस तरीके की एक घटना हुई जिसमें कि आम नागरिक, स्टूडेंट, प्राइम मिनिस्टर के रेजिडेंट में घुस के वहां पे उन्होंने अराजकता फैलाई और तमाम तरीके की लूटपाट की, और अल्टीमेटली सेना ने उनको 45 मिनट का समय दिया वहां से निकलने के लिए। वो नेशन को एड्रेस करना चाह रही थी लेकिन वो भी नहीं कर पाए, वो हिंदुस्तान की तरफ उन्होंने शरण लिया। पूरे कहीं ना कहीं उन्होंने इंटरनल सिचुएशन को गलत आका। स्टूडेंट की जब डिमांड मांग ली थी तो उनको इस तरीके के अराजक तत्व, जिसमें मेरा मानना है कि आईएसआई का एक बहुत बड़ा हाथ है, चाइना ने उसमें पूरी तरीके से इंटरफेयर किया है। ये स्टूडेंट एजिटेशन से हट के ऐसे लोगों के हाथ में चला गया जो उनको सत्ता में नहीं देखना चाहते थे, और उनको अल्टीमेटली ये दिन देखना पड़ा। अब चाइना पे आते, चाइना का इंटरेस्ट बांग्लादेश में हमेशा से रहा है। अगर आप इंडो पैसिफिक रीजन को देखें तो यहां से उसका एक रास्ता इंडो पैसिफिक रीजन के लिए भी निकलता है। वो सी लाइन ऑफ कम्युनिकेशन पे हमेशा से सर्विलेंस बना के रखा था, और तमाम तरीके के उसने मिलिट्री और सर्विलेंस बेसिस वहां के आसपास के आइलैंड में बना रखे हैं। म्यांमार का इशू आपको ध्यान में रखना होगा, वहां भी चाइना पूरी तरीके से इन्वॉल्व है। तो अब शुरू करते हैं, पाकिस्तान एक तरफ, ईस्ट लद्दाख, फिर नेपाल में भी सत्ता परिवर्तन हुआ, वो आज की डेट में काफी हद तक प्रो चाइना माने जाते हैं। म्यांमार का इशू, बांग्लादेश के बाद नीचे श्रीलंका एंड मालदीव, पूरे तरीके से इंसर्कलमेंट चाइना ने कंप्लीट किया हुआ है। वो कितना इफेक्टिव है नहीं है वो बात की चीज है, लेकिन उसने एक कोशिश की है, और ये कोशिश मिडिल ईस्ट तक जाती है। तो चाइना एक बहुत बड़े प्लान पे काम कर रहा है, इंडिया को इस रीजन में
इन्वॉल्व करके रखना चाहता है, जिससे कि हिंदुस्तान की ये जो ये आपने ग्लोबल बहुत पहुंच है इंपॉर्टेंट उसको पॉइंट कही रिस्ट्रिक्ट कर कि सके। चाइना की स्ट्रैटेजी भी हो सकती है। लेकिन इससे पहले आप जो बात कह रहे थे और शेख हसीना को लेकर के एक छोटा सा रिएक्शन इस सवाल पर कि जो वहां पर हालात बने, क्या ये सिर्फ हम ये कह दें कि ये सिर्फ रिजर्वेशन की वजह से हुआ है? क्योंकि इससे पहले भी चुनाव को लेकर के, विपक्ष को खत्म करने को लेकर के भी आरोप तो शेख हसीना पर लगे ही हैं। तो क्या ये बहुत पहले से पटकथा नहीं इसकी लिखी जा रही थी? यह आपने बिल्कुल सही कहा। ये पटकथा जब से बांग्लादेश आजाद हुआ तब से इस तरीके से फिशिपरस्ट एटीट्यूड वाले लोग, आईएसआई फंडामेंटलिस्ट राइट विंग अप्रोच वाले हमेशा से वहां अग्रसर रहे हैं। और देखिए, ये डेमोक्रेटिक और ये एक स्टेबिलिटी तो 2009 के बाद आई। उसके पहले कि अगर आप इतिहास में जाएं बांग्लादेश के, तो वह हमेशा से इस तरीके की उथल पुथल रही है। फंडामेंटलिस्ट ने डोमिनेट किया है। कहीं ना कहीं उनके जो रूढ़िवादी लोग हैं वो इसको बढ़ावा देते रहे हैं, और हमेशा से माइनॉरिटी की सिक्योरिटी का इशू तो वहां हमेशा से बना रहा है। और शेख इससे हसीना तो के कोई पिता के नकारा साथ भी नहीं जा कुछ ऐसा ही सकता। हुआ था जब वहां पर तख्ता पलट हुआ था। बाद में फिर कत्लेआम मचा, और वो तस्वीरें हर किसी के जहन में होंगी जो कि बांग्लादेश को जानते हैं, बांग्लादेश में रहते हैं। अब सोचे वहां पर जो हिंदू रहते हैं उनके मन में इस वक्त क्या चल रहा होगा। लेकिन मौसमी, आपके पास आते हुए, क्योंकि इस वक्त बांग्लादेश में जो हलचलें हैं वो बहुत ज्यादा तेज है, इस लिहाज से भी कि जो खालिदा जिया हैं जो कि वहां पर प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, उनकी अब रिहाई हो चुकी है जो कि पहले नजरबंद थी। लेकिन ये फैक्टर हमारे लिए किस तरीके का होगा? क्योंकि इससे पहले जब अगर हम बात करें, जब उनका कार्यकाल था तो उन्हें एक एंटी इंडिया के तौर पर भी देखा जाता है। उनकी जो पॉलिसी रही है वो भारत के हित में नहीं रही है, उनका एक अलग अपना उनकी राजनीति रही है। तो अगर वो वहां पर सरकार चलाती हैं तो वो हमारे लिए कैसा होगा? क्योंकि जाहिर और इस बात में कोई दो राय नहीं है कि शेख हसीना के नेतृत्व में बांग्लादेश और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत, दोनों के बीच जो संबंध इन वर्षों में रहे वो अब तक का सबसे स्वर्णिम काल रहा। देखिए, खालिदा जिया इज वॉकिंग फ्री नाउ, लेकिन उनकी तबीयत और हेल्थ और एज को देखा जाए तो मुझे लगता है उनका बेटा जो है वो एक्टिंग चेयरमैन है। मुझे कहीं ना कहीं लगता है वो बाहर यूके में, ऑल्दो पॉलिटिकल एजाइलम में है, कहीं ना कहीं उनका ब्रेन, मुझे लग रहा है वो भी इस मूवमेंट में, मुझे लगता है उनका इन्वॉल्वमेंट भी है। वो वहां से चला रहे थे। अभी मुझे लग रहा है ही इज रिटर्न इन टू ढाका, और मुझे लग रहा है वो टेक ओवर करेंगे। और वो, अब हम सबको पता है कि वो आईएसआई, तारिक रहमान वो आईएसआई प्रो है, और उनका रिश्ता जो है प्रोफेसर यूनुस खान के साथ बहुत अच्छा है। और अगर आप कल की बात, लेकिन प्रोफेसर यूनुस खान की अगर एक स्टेटमेंट को मैं कल से बोल रही हूँ, उन्होंने कहा है कि जो भी बांग्लादेश में अनरेस्ट या जो भी ऐसा कुछ अनवांटेड सिचुएशन होता है, बाहर के कंट्रीज करना चाह रहे हैं, वो थ्रू इंडिया होता है। तो कहीं ना कहीं उनकी जो स्पीच है, उनके जो व्यू पॉइंट्स है अगेंस्ट इंडिया दिखता है। तो इट इज आई डोंट नॉट थिंक कि इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा इंडिकेशन है या साइन है। स्टिल उन्होंने अब इंडिया का कोशिश हमेशा, जैसे मालदीव में भी हुआ है, बट हमारा रिश्ता अभी पूरा उनके साथ खराब नहीं हुआ है। बट यहाँ पे सिचुएशन थोड़ा सा अलग है। वहां पे लोग आईएसआई प्रो है, चाइना से इन्फ्लुएंस्ड है, पाकिस्तान से इन्फ्लुएंस्ड है, यूएस, आप देखिए यूएस ने क्या बोला है। यूएस तो कह रहे हैं वी आर विद द पीपल ऑफ बांग्लादेश, उनको अपने मर्जी से गवर्नमेंट चूज करने दीजिए। सो यहाँ पे यूएस एक नया गेम प्लान बना रहा है। और अभी जैसे कि आर्मी रूल कर रहे हैं, यहाँ पे एक बात और मैं बोलना चाहूंगी। जो स्टूडेंट प्रोटेस्टर्स, वन ऑफ द की जो लीडर्स है नाहिद इस्लाम, उन्होंने कहा है कि हमें आर्मी लेड गवर्नमेंट नहीं चाहिए, आर्मी सपोर्ट करने वाले गवर्नमेंट नहीं चाहिए। तो ये सारे स्टेटमेंट्स कहीं ना कहीं दर्शाता है कि खालिदा जिया पावर, उनके बेटे पावर में शायद आ सकता है। और अगर प्रोफेसर यूनुस खान चीफ एडवाइजर है इंटरिम गवर्नमेंट के या फर्दर प्राइम मिनिस्टर, उनको देखा जाता है ही कैन जस्ट बी द फेस। बट सबका व्यू पॉइंट्स प्रो थोड़ा सा आईएसआई है इंडिया के। लेकिन फिर भारत की पॉलिसी बांग्लादेश को लेकर के क्या हो सकती है? क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में हिंदू रहते हैं, हालांकि 9% उनकी आबादी है। लेकिन अगर हम बात करें इंडियंस की, उनकी तादाद भी वहां पर 13,000 के लगभग है। ये बात जानते हुए कि वहां पर एंटी इंडिया मूवमेंट और एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट्स हैं, हाल के दिनों में उसको बहुत हवा देने की कोशिश की गई है। लेकिन इस बदलती परिस्थितियों में भारत की पॉलिसी बांग्लादेश को लेकर के क्या हो सकती है? आपने मेरे से सवाल पूछा है। मौसमी आज अभी भारत इज ऑब्जर्विंग, नॉट ओनली भारत, मुझे लगता है पूरे दुनिया इसको ऑब्जर्व करेगी इसका टर्न क्या है। बट भारत के लिए सिचुएशन एक्चुअली बहुत सेंसिटिव है। अभी तक वो शायद आज के अभी मीटिंग हुआ है एंड हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने अभी बोला है कि अभी शेख हसीना के ऊपर कोई उन्होंने डिसीजन
नहीं लिया है, 3:30 बजे वो बताएंगे। और अभी शायद उनके बैठक हो रहे हैं, स्ट्रैटेजीज बनेंगे, बट ये स्ट्रैटेजीज बनेंगे, लेकिन ये भी एक बड़ा सवाल है कि हम कितने दिन तक या हमारे पॉसिबल है हम रेफ्यूजीज को रोक पाएंगे। ठीक है, इसी सवाल पे एक छोटा सा रिएक्शन शारदेंदु सर आपका, मैं आपसे भी समझना चाहूंगी डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या लगता है कि भारत की पॉलिसी क्या कुछ हो सकती है? देखिए, डिफेंस जब भी इंटरनेशनल अफेयर की बात होती है, हिंदुस्तान ने हमेशा अपने पड़ोसी देशों की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को माना है। और जयशंकर जी का जो बयान आया, उन्होंने कहा जो भी सरकार में आते हैं, इंटरिम गवर्नमेंट हो या जो भी उसको रूल करते हैं, हम उनसे फिर से बातचीत करेंगे, उनसे ताल्लुकात बनाएंगे। देखिए, शेख हसीना की हिस्ट्री हो गई, वो पहले प्राइम मिनिस्टर थी, आज की डेट में नहीं है। अब जो भी इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, जिस भी तरीके से वहां सत्ता परिवर्तन होगा और जितनी जल्दी वहां इलेक्शन होंगे और जो नागरिकों की सरकार बनेगी, डेमोक्रेटिक सरकार बनेगी, उससे हमारे ताल्लुकात होंगे, क्योंकि हमारा बहुत बड़ा ट्रेड है, म्यूचुअल ट्रेड का बहुत बड़ा इशू है, स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। ये बात तो क्लियर है कि भारत का जो हित है वो उसके लिए सर्वोपरि है। आप दोनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए।